Hello students, today we will discuss about work। देखिए बच्चों, आज हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क क्या होता है बच्चों? देखिए, डेली लाइफ में हम वर्क को क्या बोलते हैं कि जैसे कोई वॉचमैन है और वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है किसी ऑफिस के गेट के आगे, ठीक है, खड़े होकर वो ड्यूटी को परफॉर्म करता है। या फिर हम किसका एग्जांपल लें, कूली का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कूली क्या करता है, लोड उठा के चलता है एक एंड से, रेलवे स्टेशन के एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है। वो लोड उठा के ना, यानी कि भार उठाकर लेके जाता है, तो वो अपना वर्क करता है। तो हम कॉमन लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं कि उस कूली ने या उस वॉचमैन ने, ठीक है, वो क्या किया, वर्क किया, ठीक है। जबकि बच्चों फिजिकल जो मीनिंग रहेगा, फिजिक्स में हम उसको क्या कहेंगे कि उसने कोई भी वर्क नहीं किया, ठीक है, कोई भी वर्क उसने नहीं किया। तो फिजिक्स में वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो वर्क क्या है बच्चों? वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एबल टू एक्चुअली मूव इट थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो, जैसे यहां पर हमने फोर्स यूज किया, देखो ये यहां पर हमने क्या किया, ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी का नाम क्या है, ए बॉडी है सपोज करो। अब ये जो ए बॉडी है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, क्या कर दिया, फोर्स को अप्लाई कर दिया। अब फोर्स जैसे यहां पर था, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था, इसका जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस हमने मान लिया एस। तो ये कितना था यहाँ, 0। अब जैसे ही बॉडी यहां पर आई, यहां ये देखो, ये जो ए ऑब्जेक्ट था वो यहां आ गया। अब देखो यहां पर था पहले, अब यहां पर आ गया। अब देखो कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर हुआ, एस डिस्टेंस, ठीक है। तो एस के ऊपर देखो बच्चों यहाँ वेक्टर है। तो वेक्टर होने का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो यहां पर आने का मतलब देखो, फोर्स हमने लगाया और उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो तब हम क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। क्या बोलेंगे बच्चों, फिजिक्स में तब हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई भी बॉडी अगर उस पर फोर्स लगता है और वो एक्चुअल में मूव करती है, एक्चुअल में मूव करती है, सम डिस्टेंस कवर करती है, और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वर्क कहेंगे। क्या बोलेंगे, वर्क। जबकि हमने वॉचमैन का एग्जांपल दिया था, तो वॉचमैन है जो, वो ऑफिस के गेट के सामने मतलब कि अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। तो उसने बच्चों देखो, नॉट मेकिंग एनी लोड टू मूव, उसने कोई भी जो लोड है, ठीक है, वो तो उसने वो लेके गया नहीं है, वो वहां पर सिंपली स्टैंडिंग देयर, ठीक है, यानी कि वहां पर वो सिंपल खड़ा है, एक ही जगह पर खड़ा है। यानी कि वहां पर ना तो फोर्स लगा हुआ है किसी भी प्रकार का, ना वहां डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वहां क्या है, 0 है। तो इसी करके वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, किसके द्वारा, वॉचमैन के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर देखा हमने कि कूली है, जो कूली कैरी करता है लोड को अपने सिर के ऊपर रख के, जो कूली है वो लोड को कैरी करता है, ठीक है। तो ही एग्जर्ट फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखो सपोज करो, ये है, ये क्या है, कूली है, ठीक है। अब इसने ये वजन उठाया हुआ, ठीक है, ये लोड है, और लोड की डायरेक्शन कहाँ है बच्चों, अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इसने लोड को सपोर्ट किया अपने हेड से। ये हेड से सपोज करो, ये हेड है, ठीक है, ये क्या है, हेड। हेड से उसने क्या किया हो बच्चों, वर्टिकली डायरेक्शन में सपोर्ट कर रखा है, ठीक है, उठा रखा है। तो विद लोड ऑन इज हेड, इफ पुली मूव अलोंग द प्लेटफॉर्म। अब देखो वो उठा के चल रहा है, उसको लोड को उठा के जब चलेगा, मूव करेगा, तो डिस्टेंस तो वो कवर करेगा, डिस्टेंस तो कवर करेगा। अब देखो ये चला, यहां से उसने स्टार्ट किया चलना, यहां आ गया, ठीक है, दूसरी जगह पर आ गया। तो बच्चों यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना, डिस्टेंस वगैरह जो भी है वो उसने कवर किया।
आया समझ में, यानी कि ओरिजेंटल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर किया। ध्यान से सुनना बच्चों, उसने ओरिजेंटल डायरेक्शन में क्या किया, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया। जबकि फोर्स वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। फोर्स कहां लगा, फोर्स बच्चों अपवर्ड लगा हुआ है। अब मैंने क्या बताया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। तो यहां पर तो वर्टिकल में कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर हो रहा। ठीक है भाई, जब फोर्स वर्टिकल में लगा हुआ है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, जो उसने सिर पर जो वजन उठाया है उस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो उस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी तो होना चाहिए। तो इसी करके बच्चों जो वर्क परफॉर्म किया है ना जो कुली ने, वो वहां पर क्या है, जीरो है। क्योंकि वहां पर ना तो देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपको यहां पर बिल्कुल समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स है हमारे पास, उसको हम देखेंगे। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए बच्चों, ये आर्टिकल हमारा वर्क डन बाय ए फोर्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें कांस्टेंट फोर्स लगाने से कितना वर्क डन होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगाने से कितना वर्क डन होगा, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। अब देखो हमने एग्जांपल लिया, जैसे कांस्टेंट फोर्स लगा दिया हमने एफ, एफ की डायरेक्शन ये है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया, एस, ये एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो ये कह रहा है अभी जो वर्क डन बाय ये फोर्स है, वर्क डन अगर कांस्टेंट फोर्स, याद रखेंगे बच्चों, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो वैल्यू कुछ और आ सकती है। ठीक है, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है तब हम उसको कैसे मेजर करेंगे, तो हम सिंपली फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। ठीक है, वो अगर हमें पता होगा तो हम सिंपली इसको निकाल सकते हैं। यानी कि हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, एफ डॉट एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, और दोनों बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है एस। ठीक है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर देख सकते हो, और एफ क्या, फोर्स है। तो फोर्स को अगर हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ये तब फार्मूला लगाना आपने जब हमारा फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, आया समझ में बच्चों। ठीक है, और अब देखो अगर फोर्स को हम देखो, ये यहां हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं, ऐसे खींचे इसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इस एंगल पर खींचे, तो तब यहां बच्चों कितना फर्क आ गया एंगल में, थीटा एंगल आ गया। ठीक है, थीटा एंगल। अब यहां देखो नीचे ये डायग्राम बना है, तो हमारे पास देखो अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हमारे पास ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, और ओरिजोनटल डायरेक्शन में ये हमारा ओरिजोनटल है। तो मैंने बता रखा बच्चों आपको, वेक्टर हमने कर लिया, तो ये हमारा ओरिजोनटल। अब यहां पर दो कंपोनेंट बनेंगे, ये ओरिजोनटल है, ये लाइन हमारी क्या है, ओरिजोनटल है। ठीक है, तो जो ओरिजोनटल में हमारा कंपोनेंट बनता है उसको हम बोलते हैं बच्चों एफ एक्स, जो एक्स डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, और जो इसी से ओरिजोनटल से जो 90 डिग्री के एंगल पर जो कंपोनेंट बनेगा फोर्स का, वो कंपोनेंट बनेगा एफ वाई, एफ वाई कंपोनेंट। ठीक है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। आया बच्चों समझ में। अब देखो हमने जो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, अब यहां इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा, हमने देखो यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, किसी एंगल से फोर्स लगाया, किसी एंगल से फोर्स लगाया, सपोज करो थीटा एंगल से फोर्स लगाया, तो अब यहां पर इफेक्टिव फोर्स कौन सा होगा। देखो एक फोर्स का कंपोनेंट हमारा ये आ गया एफ एक्स, और एक एफ वाई आ गया, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है। इस यहां पर ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, टू डायमेंशनल
मोशन है, एक्स डायरेक्शन में भी है और वाई डायरेक्शन में भी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखेंगे हम, हमारे दो कंपोनेंट बन जाते हैं। ठीक है, कितने कंपोनेंट बन जाते हैं? दो कंपोनेंट, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। ठीक है, अब देखो ये देखो, हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। यहां देखेंगे, अब देखो दो कंपोनेंट हैं, एक मैंने बताया एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। तो इनको बोलते हैं बच्चों रिजोल्विंग कंपोनेंट। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर हमने कर लिया। वेक्टर कौन सा है हमारे पास? फोर्स। फोर्स एक वेक्टर है और फोर्स लगा है किस एंगल पर? थीटा एंगल पर। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लिया? एस। अब वर्क डन हमने यहां से निकालना है। तो वर्क डन बच्चों हमारे पास दो कंपोनेंट आई, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। तो एफ एक्स जो है वो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है। एफ एक्स क्या है? अलोंग द डिस्प्लेसमेंट है। तो एफ एक्स का जो फार्मूला देखो, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो इसको दोबारा से देखो, यहां बनाओ, ये हमारी ट्रायंगल बन जाती है। देखो ये हो गया थीटा एंगल और ये बच्चों क्या है? एफ एक्स है। ठीक है, और ये हो गया एफ। ठीक है, अब देखो ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस। और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, यानी कि एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ किसके इक्वल आएगा? कोस थीटा के। ठीक है, कोस थीटा के। अब एफ एक्स कितना आ गया? एफ एक्स कितना आ गया? एफ कोस थीटा आ गया। आया बच्चों समझ में? ऐसे ही अगर हम यहां परपेंडिकुलर ड्रा करें और यहां इसको 90 डिग्री का एंगल माने, तो तब हमारा क्या आएगा? एफ वाई कंपोनेंट आ जाएगा। अब मैंने पहले बता भी रखा कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा होता है और जो ओरिजेंटल कंपोनेंट आएगा वो कोस थीटा होगा। तो ये कितना आ गया? एफ साइन थीटा आ गया। ये कितना आ गया? एफ साइन थीटा। अब देखो यहां जो समझने वाली बात है, देखो जो बॉडी है बच्चों किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? बॉडी जो मूव कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो एफ ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, बॉडी ऐसे मूव कर रही है। तो वाई डायरेक्शन में तो इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल में तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसका। तो जो हमारा ये वाला जो कंपोनेंट है एफ वाई कंपोनेंट है, यहां पर ये कंपोनेंट काम नहीं कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी वर्क नहीं हुआ, यानी कि जो वर्क हुआ वो किस डायरेक्शन में? एफ एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ओरिजेंटल डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट हम कौन सा लेंगे? अप्लीकेबल कंपोनेंट कौन सा है? यहाँ एफ एक्स है। ठीक है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे एफ कोस थीटा इनटू में एस। अब ये कितना आ गया? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब कोस थीटा आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब कोस थीटा यहां थीटा पर काफी डिपेंड करेगा, जितने एंगल से फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना एंगल होगा उतना ही हमारा वर्क डन आ जाएगा। अगर यहां थीटा जीरो कर दें हम, देखो अगर हम ऐसे खींचे, यहां से खींचेंगे इसको, तो हमारा वर्क डन ज्यादा होएगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वर्क डन कम होता चले जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाएंगे यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? हमारा कम होता चले जाएगा। अब देखो थीटा अगर हम जीरो रखें, ठीक है, थीटा जीरो रखें, थीटा जीरो होने का मतलब ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच रहे हैं हम उसको, तो तब हमारा वर्क डन मैक्सिमम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? मैक्सिमम। आया बच्चों समझ में? तो ये आर्टिकल था और इसको हम बच्चों ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये W इज इक्वल टू एफ डॉट एस और वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बनेगा बच्चों और ये आगे बहुत हमें यूज करना पड़ेगा, काफी सारे हम न्यूमेरिकल इससे करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर हम निकाल लें तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां देखिए अगर एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मान लिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है
ठीक है, ये बॉडी होगी, और फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, फोर्स अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, और यहां बच्चों डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा, पुली वाला केस आ गया बच्चों ये। ठीक है, ये किसका केस आ गया, पुली वाला केस आ गया, यानी कि 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, वर्क डन हमारा जीरो, वर्क डन यहां पर इस केस में नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट इन विच फोर्स एक्ट, देन फोर्स डज नो वर्क, वहां पर जो हमारा फोर्स है वो कुछ भी वर्क डन नहीं आएगा। ठीक है, जीरो वर्क डन होगा। ठीक है बच्चों, तो डायमेंशन आपको इसकी देखो याद है, डायमेंशन निकाल सकते हो बच्चों, ये आप बिल्कुल आसान है निकालना। फोर्स का होता है एम एल टी -1। ठीक है, क्या आता है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एम एल टी -2, 2 आएगा। ठीक है, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल है, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर एम एल स्क्वायर और टी की पावर -2, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो अर्ग है, और ऐसा यूनिट है क्या बच्चों वर्क डन की, वो जूल है। ठीक है, तो हम यूनिट यहां से भी निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगी बच्चों, मीटर, तो हम क्या लिखेंगे इसको, न्यूटन मीटर, यानी कि 1 जूल, याद रखेंगे बच्चों 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि 1 जूल वर्क डन कब होगा, 1 जूल वर्क डन कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो तब हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको 1 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है, क्या बोलेंगे, 1 जूल वर्क डन हुआ। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, देखो छोटी छोटी रिलेशन है, तो ये रिलेशन देखो यहाँ पर 1 अर्ग के बारे में आपको पता लग गया बच्चों, ये क्या है 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर, तो 1 डायन सेंटीमीटर, ये याद रखेंगे। उसके बाद क्या है रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, यहां पर ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखनी बच्चों। देखो 1 जूल कितना होता है, 1 जूल कितना होता है, 1 जूल क्या होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब न्यूटन को डायन में, डायन का मतलब ये क्या है सीजीएस यूनिट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10⁵ डायन हमने कर लिया। ठीक है, और 1 मीटर कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 10⁻, यहां पर 2 और 5 और 2 7, तो ये 10⁻7 अर्ग आ गया। ठीक है, तो ये वो एक किलोग्राम में दिखाएं तो हम इसको कितना वर्क डन होएगा 9.8 जूल। ठीक है, ग्राम में दिखाएं तो ये आएगा। ठीक है, 980 अर्ग। तो ये थे बच्चों बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, तो इसको वीडियो को आराम से बच्चों इसको अगर समझें तो वर्क का जो हमारा कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से कभी ना भूलने वाला आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहां पर अलग अलग सिचुएशन है हमारे पास है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में वर्क डन का नेचर देखना है। ठीक है, अलग अलग सिचुएशन में वर्क डन का नेचर देखना है। तो वर्क डन का पता है आपको, सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए F.S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों जो वर्क डन है, वर्क डन आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है बच्चों। जब डिस्प्लेसमेंट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, आया बच्चों समझ में, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के बीच के एंगल पर, यानी कि एफ क्या था बच्चों, F.S कोस थीटा, थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना का एंगल है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों एक्यूट एंगल है, ठीक है, या ऑब्टूज एंगल है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम का,
ऑब्टूज का मतलब 90 डिग्री से ज्यादा का, या फिर 90 है। अब 90 पर आपने देख लिया वर्क डन कितना आया, 0। ठीक है, तो ये हम अब देखो एग्जांपल से करेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है बच्चों, पॉजिटिव वर्क डन के एग्जांपल। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन हमेशा कब होएगा, जब भी देखो बच्चों किसी भी बॉडी को हम, ये बॉडी है और इसको हम फॉल कराते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेलेरेशन के कारण नीचे की तरफ आती है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये क्या है, अर्थ। तो अर्थ की तरफ ये आएगी, समझ रहे ना। तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये बॉडी फ्री फॉल करेगी, क्या करेगी, फ्री फॉल करेगी। तो जो वर्क डन होगा वो किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण होगा वर्क डन, क्योंकि डायरेक्शन भी वही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से थीटा हमारा क्या होगा, 0। तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, वर्क डन पॉजिटिव। अब देखो जैसे हॉर्स है बच्चों, कार्ट को खींचता है, ठीक है, लेवल रोड पर, और रोड हमारा लेवल है, तो वहां पर भी वर्क डन देखो, जिस डायरेक्शन में मान लिया हॉर्स उसको खींच रहे उसी डायरेक्शन में कार्ट मूव कर रही है। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से याद रखना बच्चों, सेम डायरेक्शन की होने से यानी कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा पॉजिटिव वर्क डन है, क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। उसके बाद नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन में देखो क्या होगा। अब देखो व्हेन ए बॉडी इज मेड टू स्लाइड ओवर ए रफ सरफेस, अब रफ सरफेस है बच्चों, लेवल रोड नहीं है, ठीक है, प्लेन सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। तो यहां पर एक और फोर्स लागू हो जाएगा, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जो वर्क डन होएगा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ठीक है, वो अप्लाइड फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होएगा वो नेगेटिव होएगा। क्यों होएगा, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने का मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट तो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच में बच्चों कितने का एंगल बनेगा, 180 का। तो 180 का एंगल बनेगा ना, तो कोस 180 डिग्री कितना होता है बच्चों, यहां वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे कोस 180 डिग्री, तो ये बच्चों हमारा होगा माइनस में, -1। ठीक है, तो माइनस में का मतलब हमारा जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा, वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव, सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर बच्चों देखो जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये आगे पढ़ेंगे वैसे। ठीक है, भाई जब भी देखा होगा आपने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, तो अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव है। अब ये क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं उसको मूव करेगा। ठीक है, तो वर्क डन, अब ये क्या, ये इसको उठाएगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज को, वो मतलब कि दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। ठीक है, तो अपोजिट जब मूव करेंगे तो उनके दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल आएगा, और 180 डिग्री का मतलब नेगेटिव है। ठीक है, वहां पर वर्क डन क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। तो यानी कि याद रखना बच्चों कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट है 180 डिग्री के पर डिस्प्लेसमेंट, और ये तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क डन कहेंगे। ठीक है, अब आ जाओ जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन का तो हमने कर लिया बच्चों एग्जांपल, जैसे मैंने कूली का एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो कूली के एग्जांपल में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो तब यहां पर क्या होगा, हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो वर्क डन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था एक कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट था। ठीक है, उसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां पर देखो हमारे पास वर्क डन निकालना है। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग ए पार्टिकल अलोंग वेक्टर, देखो ये वेक्टर दे रखे हमारे पास एस,
यानी कि डिस्प्लेसमेंट दे दिया। और फोर्स कितना अप्लाई किया बच्चों, ये एफ, इतना फोर्स, इतना न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया। जब इतना फोर्स अप्लाई किया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो तब हमारा वर्क डन क्या होगा। तो आपने बच्चों ये देखो, ये जो दिखाया गया आई जे के में, ये हमने कर लिया बच्चों। जो आई जे के क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर हैं। इसका मतलब जो फोर्स है वो 3 डायमेंशनल फोर्स है। वो एक्स डायरेक्शन में भी लगा हुआ है, वाई डायरेक्शन में भी लगा है, और जेड डायरेक्शन में भी लगा है। ठीक है, समझ रहे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट भी तीनों डायरेक्शन में हो रही है। तो हमने क्या करना बच्चों, इनको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो फार्मूले में वैल्यू रखेंगे एफ डॉट एस। अब यहां पर याद रखेंगे बच्चों, ये मैंने बता रखा, आई को आई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ठीक है, जे जे को करेंगे तो तब भी 1। के डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में यहां पर भी ये भी क्या आएगा हमारा, ये भी 1 आएगा। अगर अपोजिट होंगे, देखो पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई अगर करते हैं, पहले हम आई को, देखो आई को करेंगे मल्टीप्लाई, आई को पहले इससे करेंगे। ठीक है, आई को आई से करेंगे 1, और यहां 1 है तो 1 को 4 से करेंगे 4, 4 आ गया। अब आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे 0, आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में अगर आई को आई से करेंगे तो 1 आएगा, अगर उसको दूसरे तीसरे यूनिट वेक्टर से करेंगे, यानी कि जे से करेंगे, के से करेंगे तो 0 आएगा। अब जैसे जे को आई से कर रहे तब 0, जे को जे से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 को, ये -1 है तो यहां -2 आ गया। ठीक है, ऐसे ये कितना आ गया 7, हमारा -7 आ गया। तो ये हमारा -5J आंसर यहां पर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल था। इससे रिलेटेड के जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आगे करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये रिवाइज करो बच्चों, ये सारे जितने टॉपिक कराए बेसिक टॉपिक हैं, उसके बाद हम करेंगे वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। अब हमारे पास फोर्स वेरी करेगा, ठीक है, तब हमने देखना कि वर्क डन कितना हुआ। ठीक है।